नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी आप सभी का हिंदी कक्षा में पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 3 के भाग 2 का जो है पुनरावर्तन कार्य करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जान लेना आवश्यक है क्योंकि हैदराबाद कहाँ, तो यह हैदराबाद सिंध प्रांत का एक छोटा सा शहर है जो पाकिस्तान में है। प्रेजेंट टाइम में जो हैदराबाद है तेलंगाना का, वो दूसरा है। ठीक है, तो ये 1943 में जब हैदराबाद में रहते थे तो उन्होंने एक शरारत की थी। वो क्या की थी, आगे देखते हैं। तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था और महिलाएं अपने घरों के आहतों में पारंपरिक झूलों पर सोती थीं। मुझे याद है कि एक बार तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहरी में मेरी दादी हाथ में पंखा झलकर खुद को ठंडक पहुंचाती और सोने के उद्देश्य से ऊँघने लगती थी। ऊँघना अर्थात सोने का प्रयास करना। ठीक है, अर्ध निद्रा होती है ऊँघना। ठीक है, वो जब ये जो है हैदराबाद में थे उस समय जो है इतनी गर्मी पड़ती थी कि तापमान 119 फ़ारेनहाइट पहुंच जाता था, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। और इनकी दादी जो थी बरामदे में जो है एक झूला होता था, उस पे जो है लेटकर और ऊँघती और हाथ में पंखा लेके झलती, मतलब पंखे से जो है हवा अपने आप को करती थी ताकि उन्हें नींद आए, ऐसा प्रयास करती थी। आगे देखते थे बच्चों। उस दिन वह सोने की ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया और उसके स्थान पर उनके हाथ में एक दातुन पकड़ा दी। कहते हैं अडवाणी जी कि उस दिन जब वह सोने का प्रयास कर रही थी पंखा लेकर, कि उनका उद्देश्य था पंखा के लेकर सोने का कि पंखा झलने से जो है उन्हें नींद आए, तो उनके हाथ से जो है पंखा अडवाणी जी ने धीरे से जो है ले लिया और उनके हाथ में जो है दातुन पकड़ा दी। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु जब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी वह अचानक जाग गई और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझे बहुत नाराज़ हुई। अपना कृत्य मुझे खुद बुरा लगा और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। ठीक है बच्चों, इन्हें बहुत बुरा लगा कि जो ऐसी शरारत इन्होंने अपने दादी जी के साथ किया था और ऐसा जो है आचरण, ऐसा व्यवहार जो है इन्होंने फिर कभी किसी के साथ नहीं किए। आगे देखते हैं। स्कूल जाना मुझे कभी उबाऊ नहीं लगा। आजकल के बच्चों को तो स्कूल 2 दिन ना जाना पड़े तो कितने खुश हो जाते हैं। और एक लालकृष्ण अडवाणी जी थे, देखो कि उन्हें कभी भी स्कूल जाना बोरिंग फील नहीं होता था, उन्हें उबाऊ नहीं लगता था, उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैं उस प्रकार का विद्यार्थी नहीं था जो किसी अनपेक्षित छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो जाने पर खुशी से नाच उठते हैं। फिर भी साल में एक मौसम ऐसा आता था जब स्कूल बंद होने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। बाल सुलभ प्रकृति यानी जो हम बालपन में होती हैं उस समय जो हमारी कृतियाँ होती हैं, जो हम आचार व्यवहार करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का हमें उतना ज्ञान नहीं होता है या संक्षिप्त ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा मायूस होके जाते हैं स्कूल जाते समय, और जब उधर से स्कूल से छूटते तो कितने खुश रहते हैं, कितने मगन रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आज के समय में जो है, आज के दृष्टिकोण से हम सोचें, जब हम बड़े हो जाते हैं स्कूल छोड़ने के बाद हम दृष्टिकोण से सोचें तो हम सोचते हैं कि स्कूल छोड़ के स्कूल से घर पे जाने पे उतना खुश नहीं होना चाहिए, स्कूल आते समय खुश होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें कुछ स्कूल में आने पर ज्ञान मिलेगा और जहाँ पे कुछ प्राप्त हो वहाँ पे तो खुश होना ही चाहिए ना। लेकिन तब क्या होता है, इसका विपरीत उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह हमारा बालपन होता है और हम एक प्रकृति के
अंग से एकदम से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी, पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। ठीक है, अधिकतम जो वहाँ पे बरसात होती थी मात्र कितनी 5 इंच होती थी। यहाँ तो 100 इंच बरसात हो पूरे साल में तो भी कम कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे केवल 5 इंच ही बरसात होती है, बताओ। ठीक है, मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वह बादल बरसते बहुत कम थे, इसलिए जब कभी बारिश की फुहार भी पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुला आनंद उठा सकें। बच्चों की वहाँ पे जो है बरसात बहुत कम होती थी, गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, इस वजह से जो है बच्चे उत्सुक रहते थे कि कब बरसात हो और कब उन्हें वर्षा का आनंद मिले। और जिस दिन बादल घिर आते थे या बरसात होने के चांसेस होते थे, स्कूल में छुट्टी कर दी जाती थी कि घर पे जाएंगे बच्चे और बरसात का आनंद लेंगे, बाहर निकलेंगे, बरसात में फुहारों का आनंद लेंगे और खुश होंगे, इस वजह से छुट्टी कर दी जाती थी। मैं हर रोज़ साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय होती थी। उन दिनों जब शहर को विरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए भी कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट पैट्रिक्स जाया करता था, केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा होता था कि वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। क्या कहते हैं कि इन्हें पता होता था जब घर पे होते थे कि बारिश आज हो रही है तो स्कूल में छुट्टी होगी, लेकिन फिर भी इनकी उत्सुकता क्या थी कि स्कूल पे जाएं और वहाँ पे जो सामने लिखा हो बोर्ड उसको पढ़ें कि आज बरसात के कारण स्कूल बंद है। उसको पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए वो 15-20 मिनट साइकिल चलाते हुए रास्ता तय करते थे और स्कूल के सामने जाकर वो बोर्ड को पढ़ते थे। इतना महत्व था इनके जीवन में उस बरसात का। आगे बच्चों हम इस लेखक के बारे में जानते हैं, देख लेते हैं। वैसे मैंने बताया है आपको, फिर से ये देख लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। पाकिस्तान के निर्माण के बाद उन्हें भारत में आकर बसना पड़ा। बच्चों आपको पता है जब भारत विभाजन 1947 में हुआ, रेड क्लिफ लाइन जब बीच में पड़ी भारत पाकिस्तान के, तो बहुत सारे ऐसे हिंदू मुसलमान थे जो भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत चले आए। उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनके जो कुछ थे वह उजड़ गए। उस समय इतना दुख जो है व्याप्त हुआ था भारत और पाकिस्तान में कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। कितने घर उजड़ गए बच्चों। उसी में जो है भागकर लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत आ गए थे। आगे देखते हैं। 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति से जुड़े 4 बार राज्यसभा के और 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। इन्होंने अपने आप को जो है भारतीय राजनीति में एकदम सक्रिय कर दिया, अपने आप को एंगेज कर दिया और वह जो है 4 बार जो है राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 6 बार जो है लोकसभा के सदस्य चुने गए। सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। कई वर्षों तक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और 1999 में सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आगे बच्चों हम प्रश्नोत्तर का रिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम बताइए। आमतौर पर ऊंचे अंक दिलवाने वाले विषय कौन से माने जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आमतौर पर विज्ञान और गणित ऊंचे अंक दिलवाने वाले विषय माने जाते हैं, ऐसा जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय के जो छात्रों की धारणा थी वह यही थी। आज भी बच्चों जिस सब्जेक्ट में हमें सबसे अच्छा जानकारी होती, जो हमें अच्छा लगता है, वही हम सोचते हैं कि इसी जो है चैप्टर, इसी विषय से हमें अच्छे अंक मिलते हैं तो इसी को ही ध्यान दूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। हमें सभी
विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉलेज के समय लेखक की रुचि किसमें थी? तो कॉलेज के समय लेखक की रुचि अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने में थी। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनको जो है कॉलेज के समय में जो है, जैसे हमारी हॉबीज़ होती है अलग अलग बच्चों, जैसे किसी की हॉबीज़ होती है बुक्स पढ़ना, किसी को जो है चेस खेलना, शतरंज खेलना जिसको बोलते हैं, और कोई होता है गेम खेलना, ऐसे इंडोर आउटडोर। इसी प्रकार से जो है आडवाणी जी को जो है पुस्तकें पढ़ने का प्रेम था। आगे तीसरा देखते हैं, कॉलेज सुचारू रूप से क्यों नहीं चल पा रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो जाने के कारण कॉलेज सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। उस समय 1947 से पहले जो है हमेशा आंदोलन होते रहते थे, क्योंकि जो विदेशी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में, और उनको भगाने के लिए हमारे देशवासी जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारी जो है आंदोलन कर रहे थे। इस वजह से जो है स्कूल बहुत ही कम चल पा रहे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक किन रेडियो उद्घोषों के प्रशंसक थे? अर्थात जो आडवाणी जी जो हैं वो कौन से लेखक किस रेडियो उद्घोष के प्रशंसक थे? मतलब कौन ऐसा कमेंट्री करता था उस समय जिसके ये प्रशंसक थे आडवाणी जी? तो यहाँ पे लिखते हैं, लेखक रेडियो उद्घोष तलियार खान के प्रशंसक थे। लेखक कौन है? जिसने अपनी जीवनी लिखी है इस चैप्टर में, वो कौन है? आडवाणी जी हैं। तो वह किसके प्रशंसक हैं? तो वह तलियार खान के प्रशंसक हैं, क्योंकि उनको क्रिकेट की कमेंट्री बहुत अच्छी करनी आती थी और उनकी कमेंट्री जो है आडवाणी जी को बहुत पसंद थी। नंबर 5वां देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, पंचकोणीय मैच क्या था? तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन और शेष 11 नाम की टीमों के बीच जो होने वाला क्रिकेट प्रतियोगिता पंचकोणीय मैच कहलाती थी। उस समय जो है 1920 के आसपास में, ठीक है, 5 टीमें होती थी, हिंदू की, मुस्लिम की, पारसी की और यूरोपियन की, और उनके बाद जो बचते थे अन्य लोग वह शेष 11 आते। तो इस प्रकार 5 टीमें थी और ये जो है पंचकोणीय मुकाबला जो है मुंबई में होता था। आगे देखते हैं बच्चों, अधिकतम शब्दों में किसी विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक रुचि का ज्ञान कब होता है? मतलब कोई व्यक्ति है या विद्यार्थी, उसे अपनी वास्तविक रुचि का ज्ञान कब हो सकता है? तो यहाँ पे दिए हैं, जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है कि समझ बढ़ती है कि वास्तव में उसकी रुचि क्या है, उसके पहले तक तो वह यही मानकर चलता है कि ऊंचे अंक दिलवाने वाले विषयों में ही उसकी रुचि है, लेकिन बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तब उसे पता चलता है कि मेरी वास्तव में कौन से सब्जेक्ट में, विषय में रुचि है। नंबर 2 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और उसका विद्यार्थियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। शहरों में स्थिति अशांत होने के कारण कॉलेज मुश्किल से ही सुचारू रूप से चल पाते थे। अधिकांश विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते थे। कुछ विद्यार्थी कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसा जीवन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय विद्यार्थियों का था। अगला देखते हैं, उपन्यास फ्रॉम दी अर्थ टू द मून में किस घटना का वर्णन है? ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर, उपन्यास फ्रॉम दी अर्थ टू द मून अर्थात धरती से चंद्रमा तक का सफ़र, इसका हिंदी में कहेंगे इसको। तो में 3 अंतरिक्ष यात्री के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाते हैं और उनके समुद्र पर उत्तर पृथ्वी पर लौटने की जो है काल्पनिक घटना का वर्णन जो है किया हुआ होता है, ठीक है। और ये बाद में 1969 में जो है वास्तव में सच साबित होता है, सही साबित होता है। जो आडवाणी जी जो है ये उपन्यास पढ़ते हैं और ये 1969 में सच साबित होता है। अमेरिका के जो वैज्ञानिक है सच साबित करके दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने अपनी दादी के साथ क्या शरारत की थी? तो जो लेखक हैं आडवाणी जी, इन्होंने अपने दादी के साथ क्या शरारत की, इसको देखते हैं। तो लेखक ने की अपनी दादी एक दोपहर जब परंपरागत झूले पर सो रही थी तब उसने चुपके से पंखा उनके हाथ से लेकर
छुड़ाकर उनके हाथ में एक दातुन पकड़ा दी थी। दातुन जो दातुन करते हैं ना ब्रश के जगह पे, वो दातुन होता है। उस समय ज़्यादा लोग दातुन करते थे। आज के 20 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग दातुन ही करते थे, ब्रश करने का प्रचलन कम ही था। तो वह अपनी दादी को जो है दातुन जो है वो पकड़ा दिए बेना की जगह पे, और उनको जब उनकी नींद खुलती है तब वह बहुत ही खिजाती गुस्से में होती है अडवाणी जी के ऊपर। ठीक है, वो बाद में जो है इस चैप्टर में वो भी अडवाणी जी बताए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेखक स्कूल तक की दूरी कैसे और कितने समय में तय करते थे? तो लेखक साइकिल से स्कूल जाता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय करता था। कभी कभी वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए भी घर से सेंट पैट्रिक स्कूल तक जाया करता था। हालांकि उसे यह पता होता था कि आज स्कूल बंद रहेगा, लेकिन वह क्यों जाता था बच्चों? हमने पढ़ा है क्योंकि वह वहाँ पे बोर्ड लगा होता था कि आज स्कूल बंद है का बोर्ड देखने ही जाता था, जिससे उसे अपना एक आनंद की अनुभूति जो है लेखक को होती थी। आगे देखते हैं मूल्य आधारित। बच्चों, अपने विचार में छोटों को बड़ों के साथ किस प्रकार की शरारत नहीं करनी चाहिए? तो बच्चों को बड़ों के साथ कोई शरारत करनी ही नहीं चाहिए। शरारत अपने बराबरों के और मित्रों के बीच करना ही शोभा देता है। अपने से छोटों के साथ शरारत करना उन्हें सताना कहलाता है। बड़ों के साथ शरारत करना उनका अपमान करना माना जाता है। शरारत उसी के साथ किया जाए जो अपना बचाव कर सके और जवाब में स्वयं शरारत करने में समर्थ हो। ठीक है, हम छोटों लोगों के साथ शरारत करेंगे तो अब जो है सताना कहा जाएगा। बड़ों के साथ शरारत करेंगे तो उनका अपमान करना कहा जाएगा। हमें अपने फ्रेंड्स सर्किल में अपने बराबर के लोगों के साथ शरारत ही करना चाहिए, और वो भी कैसे लोगों के साथ? जो जवाब देने में बराबर जो है शरारत आपके जैसे कर सकें, ऐसे लोगों की ही शरारत करनी चाहिए। ये शरारत की डेफिनेशन है। आगे दूसरा देखते हैं। आप अपने जीवन में खेलकूद और पढ़ाई के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं? तो मैंने अपनी दिनचर्या निर्धारित कर रखी है, जिसमें पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय आने जाने और मनोरंजन आदि के लिए समय निर्धारित है। मैंने खेलकूद के समय लिए शाम में 2 घंटे और पढ़ाई के लिए 5 घंटे का समय निर्धारित कर रखा है। परीक्षा के दिनों में इसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है। खेलकूद का समय थोड़ा कम हो जाता है, जिसका लाभ पढ़ाई में मिल जाता है। इस बेहतर तालमेल के कारण मैं स्वस्थ भी रहता हूँ और परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल करता हूँ। ऐसा जो है कार्य जो है अडवाणी जी कहते हैं कि इस प्रकार से उनका शेड्यूल होता है। बच्चों, हमें भी ऐसे शेड्यूल को जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, क्या बड़े शरारत नहीं कर सकते? शरारत करना तो मानव स्वभाव का एक हिस्सा है बच्चों, तो हर कोई शरारत कर सकता है। इसमें बच्चे या बड़े होने के से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। बड़े भी शरारत करते हैं। बड़ों को शरारत से होने वाले दुष्परिणाम की चिंता रहती है, इसलिए वह सिर्फ स्वच्छ मनोरंजन के लिए ही शरारत करते हैं। ठीक है, बड़े लोग जो होते हैं आपस में शरारत करते हैं तो उनके मन में जो है गलत भावना उत्पन्न हो सकती है, वह गलत सोच सकते हैं, दुष्परिणाम उसका हो सकता है, अर्थात गलत परिणाम हो सकता है। इसलिए बड़े लोग जो होते हैं वह जो है शरारत बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वह मनोरंजन में जो है थोड़ा बहुत शरारत ही करते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 भी ये समाप्त होता है, और आप लोगों को ये चैप्टर को दोहराना है, ध्यान से पढ़ना है और घर पर ही रहना है। आप आगे जो है एक नए टॉपिक के साथ फिर पुनः एक बार उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। खुश रहिए और पढ़ते रहिए।